हाय हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका कोशिका की वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम लोग पूरी कोशिका को फ्लो चार्ट की हेल्प से फटाफट रिवाइज करेंगे। अगर आपको कोशिका चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पहले ही 5 लेक्चर में पूरा कोशिका चैप्टर को डिटेल में समझाया है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो पहले वो सारे लेक्चर आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कीजिए। लेकिन अगर आपको कोशिका चैप्टर रिवाइज करना है तो फिर आप ये वीडियो देखिए, जिसमें हमने पूरी कोशिका को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा वही है, कोशिका क्या है। तो मैंने बताया था आपको, कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है और जीवन की मूलभूत इकाई होती है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की संरचना ये बनाती है, कार्यात्मक इसलिए क्योंकि ये जब कार्य करती है तो हमारा अंग काम करता है और हमारा शरीर काम करता है, और मूलभूत इकाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दुनिया में जितने भी जंतु और पौधे हैं उन सब में कोशिका पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका की खोज किसने किया था। तो मैंने बताया था कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, फ्लो चार्ट की हेल्प में फटाफट फटाफट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी जहां से शुरू करती है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन ये कोशिका जिंदा थी कि मुर्दा थी, तो ये कोशिका मुर्दा यानी कि मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। तो फिर सवाल है कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक इकाई है क्योंकि ये संरचना बनाती है, क्रियात्मक इकाई है क्योंकि जब ये कार्य करती है तो हमारा शरीर कार्य करता है, और मूलभूत इकाई है क्योंकि दुनिया में जितने भी जंतु और पौधे हैं उन सब में कोशिका पाई जाती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक। अब आते हैं, फिर मैंने बताया था आपको कि कोशिका की संख्या के आधार पर जंतुओं को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी मतलब जिसके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होगी, और बहुकोशिकी मतलब जिसके शरीर में, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ठीक है, बहुकोशिकी का मतलब जिसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो ये परिभाषा तो आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकी में एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा रखा है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, ये एक शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास, और चौथा क्या बताया था, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। ये 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, तो आपको ये 4 एग्जाम्पल याद रखना। बहुकोशिकीय में कौन कौन आता है, जंतु कोशिका आती है, जंतु कोशिका आती है बहुकोशिकीय में, पादप कोशिका आती है, पौधे की कोशिका भी इसी में आती है, और कवक की कोशिका, कवक फंजाई, ये भी किस में आता है, बहुकोशिकीय में आता है। तो अगला पॉइंट ये था कि कोशिका की संख्या के आधार पर जंतु को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका हो या पौधे की कोशिका हो, मान लो ये जंतु कोशिका है और ये है पौधे की कोशिका, तो दोनों में 3 चीज कॉमन होता है। क्या क्या कॉमन होता है, सुनो। दोनों में केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ये इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी बाउंड्री को बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और उसके अंदर होती है प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों में केंद्रक कॉमन है, दोनों में प्लाज्मा झिल्ली कॉमन है, और दोनों में
दोनों में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये लो, कोशिका के अंदर द्रव होगा ना, इसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। तो दोनों में क्या होगा, कोशिका द्रव्य कॉमन होगा। तो अगर कोई पूछे कि बताओ दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो क्या बताओगे, बताओ। पहला केंद्रक कॉमन है दोनों में, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली कॉमन है, और तीसरा कोशिका द्रव्य कॉमन है। एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जाके एनसीईआरटी देख सकते हो, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा। ये देखो, ये एनसीईआरटी में यहां लिखा है कि यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिका का मतलब चाहे जंतु की कोशिका हो चाहे पौधे की कोशिका हो। प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, और कोशिका द्रव्य होता है। देखा, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं, ये एक एनसीईआरटी का टेबल दिया है, मैंने बताया भी था, इसमें आपको 6 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। वो अलग बात है कि वो मृत कोशिका थी। फिर आते हैं ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया था, जीवित कोशिका की। फिर आते हैं स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया था कि सभी जंतु और पौधे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। फिर विर्को ने क्या बताया था कि नई कोशिका पुरानी से उपस्थित यानी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, पहले से जो उपस्थित कोशिका होती है उससे बनती है। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था, इन्होंने केंद्रक की खोज किया था। और फिर आए थे पुरकिंजे, और पुरकिंजे ने क्या खोजा था, एक्चुअली इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया था। जीव द्रव्य क्या होता है, तो मैंने बताया था कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और दोनों को मिला दें तो वो क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद एनसीईआरटी में ये फोटो दिया है, और मैंने डिटेल में समझाया भी था कि हमारे शरीर में जो कोशिका होती है सब एक जैसी नहीं होती, यानी कहने का मतलब है सबका आकार एक जैसा नहीं होता, आकार अलग अलग होता है। क्यों आकार अलग अलग होता है, क्योंकि उसका काम अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मांसपेशी की कोशिका है, तो मांसपेशी का कोशिका का आकार अलग होगा। रुधिर की जो कोशिका है, खून की जो कोशिका है, उसका आकार अलग होगा। जो तंत्रिका कोशिका है, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी में आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका आकार अलग अलग होता है। तो सवाल है कि सर इसका आकार क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि इन सबका काम अलग अलग है ना। जो मांसपेशी की कोशिका है उसका काम है सिकुड़ना और फैलना, जो रुधिर कोशिका है उसका काम है ऑक्सीजन और CO2 को ढोना, तंत्रिका कोशिका है उसका काम है सूचना को ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। तो कहने का मतलब यह है कि जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं उनका आकार अलग अलग होता है, क्योंकि उनका काम अलग अलग होता है। जैसे अमीबा का काम है भोजन को पकड़ना, तंत्रिका कोशिका का काम है सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। ये आपकी जो मांसपेशी की कोशिका है उसका काम है सिकुड़ने और फैलने में सहायता करना, ताकि आप गति कर सको। और ये आपकी रुधिर कोशिका यानी खून की कोशिका यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल, जिसको लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, इसका काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को ढोना। समझ में आ गया। तो अलग अलग कोशिका का आकार अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि उसका काम अलग अलग होता है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक बहुत फेमस सवाल पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि बताओ इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, जितने भी जंतु हैं, उनमें सबसे छोटी कोशिका कौन होती है। तो एक माइकोप्लाज्मा नाम का जीव है जो सबसे छोटी कोशिका उसकी होती है। फिर पूछता है सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। लेकिन पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका, तो वो कहलाती है तंत्रिका कोशिका। तो याद रखना ये पूरी जंतुओं के बारे में है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बताओ हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। और पूछ रहे सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। इस तरह से पूरा कोशिका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, तो मैंने बताया था जंतु कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। सिंपल है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, जंतु कोशिका के चारों तरफ ये पाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो पहला पॉइंट यही रहेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये किसमें पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका की बाउंड्री होती है, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन क्या यह पादप कोशिका में नहीं होती? बिल्कुल, ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है।
पादप कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, सबसे बाहरी परत नहीं है, ध्यान रखना। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी बाउंड्री है ये, लेकिन पौधे की कोशिका में सबसे बाहरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। उसके अंदर पाई जाती है कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये करता क्या है ये, तो मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका दो काम है। पहला काम तो ये है कि वो कोशिका को सुरक्षा देती है। कोशिका को क्या देती है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन देता है। मैंने बताया भी था कोई भी चीज सबसे बाहर होती है तो उसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। जैसे आपके घर में भी बाउंड्री होगी ना, तो उस बाउंड्री का काम क्या है? पहले आपके घर की रक्षा करना। ठीक वैसे ही प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाउंड्री होती है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सुरक्षा देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट ये क्या करता है? दूसरा पॉइंट ये कोशिका के अंदर किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है, इसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखना, अगर कोई झिल्ली कुछ चीजों को आने जाने दे और कुछ चीजों को आने जाने ना दे, तो इस गुण को बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्यता, अंग्रेजी में बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो ध्यान रखना कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। तो सेकंड फंक्शन इसका यही है, ये होती है वर्णात्मक पारगम्य। वर्णात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य का क्या मतलब होता है? सबको आने जाने नहीं देती है, कुछ को अलाउ करेगा, मैंने कुछ को कोशिका के अंदर जाने देगा और कुछ को कोशिका के अंदर जाने नहीं देगा। सवाल है कि सर किसको आने जाने देता है? तो तीन चीजों को आने जाने देता है। ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर आने जाने देगा, CO2 को कोशिका के अंदर आने जाने देगा, पानी को कोशिका के अंदर आने जाने देगा, बाकी को आने जाने नहीं देगा। अब सवाल है कि ये जो तीनों है ना, O2, CO2 और पानी, कोशिका के अंदर किस प्रक्रिया से आते जाते हैं? तो जवाब होता है कि ये विसरण की प्रक्रिया से आते जाते हैं। तो फिर मन में सवाल आता है, सर विसरण क्या होता है? तो मैंने बताया था विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई पदार्थ अपने आप गति करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण। देखो हम जानबूझ के बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डिटेल तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया। सोचो कि घंटे में दो तीन टॉपिक मैंने एक घंटे में पढ़ाया है। तो मैंने कहा ना, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर लेक्चर वाइज पढ़िए, और अगर आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो फ्लो चार्ट से पढ़ लें। ठीक है, तो फिर से प्लाज्मा झिल्ली के दो काम है। पहला काम इसको सुरक्षा देना और दूसरा काम है वर्णात्मक पारगम्य होता है ये। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कुछ अणुओं को आने जाने देता है और कुछ अणुओं को आने जाने नहीं देता है। किसको किसको आने जाने देगा? O2, CO2 और पानी को। किस विधि से? विसरण विधि से। विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप गति करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने बताया था कि यहां पर CO2 ज्यादा है, यहां पर CO2 कम है, तो अपने आप CO2 भागेगा विसरण की प्रक्रिया से। ऐसे ही यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन अपने आप भागेगा ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ। इसको क्या बोलेंगे? विसरण। तो कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, बहुत डिटेल में समझाया था, यहां पे बिल्कुल शॉर्टकट में उसको लपेटेंगे हम लोग। मैंने बताया था कि विलयन तीन प्रकार का होता है। विलयन तीन प्रकार का होता है। एक होता है अल्प परासरी, हाइपोटॉनिक बोलते हैं। एक होता है अति परासरी, इसको हाइपरटॉनिक बोलते हैं। और एक होता है समपरासरी, इसको आइसोटॉनिक बोलते हैं। समपरासरी, समपरासरी। ठीक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाइपोटॉनिक। इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटॉनिक। इसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉनिक। पहली बात। दूसरी बात फिर मैंने इसमें क्या बताया था? हमने बताया था कि मान लो कोई अल्प परासरी विलयन है और इसके अंदर कोशिका डाल दें, कोशिका रख दें इसके अंदर, तो क्या होगा? तो मैंने बताया था कोशिका के अंदर पानी जाने लगेगा। कोशिका के अंदर पानी जाने लगेगा और कोशिका फट जाएगी। याद है? आरबीसी वाला एग्जांपल याद है? मैंने बताया था ना कि पानी में अगर आरबीसी को डाल दो, तो ये देखो, पानी में आरबीसी को डाल दो तो आरबीसी क्या होती है? फट जाती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर पानी जाएगा, आरबीसी फूलने लगेगी और फूलते फूलते फट जाएगी। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अति परासरी विलयन में कोशिका को डाल दें, अति परासरी विलयन में कोशिका को डाल दें,
तो अब उल्टा होगा, कोशिका से पानी निकल निकल के बाहर जाएगा। ये लो, कोशिका से पानी निकल निकल के बाहर जा रहा है और कोशिका सूख जाएगी, सिकुड़ जाएगी। समझ रहे हो ना, कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसका भी मैंने फोटो दिखाया था आपको, इसका भी मैंने फोटो दिखाया था। ये देखो, अगर आपने कोशिका को डाल दिया अति पराशरी विलयन में तो इसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा और फिर ये कोशिका देखो सूख के छुआरा हो गई, सिकुड़ गई। याद आया कि नहीं याद आया? और तीसरा केस है कि अगर हम कोशिका को समपराशरी विलयन में डाल देते हैं तब फिर क्या होगा, तब फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोशिका जैसे है वैसे पड़ी रहेगी, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोशिका सेफ रहेगी। तो इस तरह से मैंने कहानी सुनाया था कि ये 3 प्रकार के विलयन में कोशिका कैसे कैसे अपना रूप बदलती है, यानी कैसे कैसे व्यवहार प्रदर्शित करती है। फिर मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कोशिका झिल्ली के बारे में कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये 2 केमिकल से बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 2 केमिकल से बनी है। याद है आपको? पहला केमिकल कौन था, प्रोटीन, और दूसरा केमिकल कौन था, लिपिड। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत लचीली झिल्ली होती है। और लचीली होने से फायदा क्या होता है, लचीली होने से फायदा ये होता है कि जैसे मान लो ये अमीबा है और अमीबा के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये लचीली है, तो लचीली होने से क्या फायदा होगा कि जैसे ही भोजन इसके संपर्क में आता है तुरंत सूडोपोडिया बनाकर उसको घेर लेता है। याद आया? तो लचीली ना होती तो इतनी तेजी से, इतनी जल्दी सूडोपोडिया बना ना पाता, भोजन भाग जाता। तो ये लचीलीपन, लचीला होने का फायदा होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैंने बताया था, श्वेत रक्त कणिका है WBC। WBC के चारों तरफ भी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और वो भी यही काम करता है। अमीबा भोजन लेता है, वो बैक्टीरिया खाता है। WBC का काम क्या है, पैथोजन को खाना, बैक्टीरिया को मारना। तो WBC जैसे कोई बैक्टीरिया WBC के संपर्क में आता है, WBC तुरंत सूडोपोडिया बनाता है और उसको पकड़ लेता है। सोचो अगर इसकी प्लाज्मा झिल्ली लचीली ना होती तो इतनी जल्दी भोजन को कैसे पकड़ता, बैक्टीरिया को कैसे पकड़ता। तो ये लचीलापन होने का फायदा है। ठीक, तो ये कहानी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब आते हैं कोशिका भित्ति पे। जैसे कि आपको पहले से पता है कि कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका में पाई जाती है, जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती। अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पौधे की कोशिका में। किसमें नहीं पाई जाती है, जंतु की कोशिका में। जबकि प्लाज्मा झिल्ली किसमें पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और पौधे की कोशिका में। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनो। प्लाज्मा झिल्ली में 2 केमिकल थे, कौन कौन से, प्रोटीन और लिपिड। तो उसे पूछा था कोशिका भित्ति किस केमिकल से बना होता है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, याद रखेंगे। जो कोशिका भित्ति होती है उसमें बीच बीच में सेलुलोज के पतले पतले धागे पाए जाते हैं और इन धागों की वजह से जो कोशिका भित्ति होती है वो मजबूत हो जाती है। देखो ये कोशिका भित्ति है, ये दिख रहा है आपको, बीच में देखो सेलुलोज के पतले पतले फाइबर दिख रहे हैं। इसकी वजह से हमारी मतलब पौधे की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि अगर किसी पौधे की कोशिका को, ये मान लो पौधे की कोशिका है, सबसे बाहर की बाउंड्री का नाम क्या है, सेल वॉल। फिर इसके बाद एक परत और है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या भरा होगा, कोशिका द्रव्य भरा होगा। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा है। हाँ, केंद्रक भी होगा, वो तो होगा ही होगा। चलो ये हो गया मान लो केंद्रक, एन फॉर न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो अगर इस कोशिका को हम अति पराशरी विलयन में डाल दें, अगर इस कोशिका को हम लोग अति पराशरी विलयन में डाल दें, अति पराशरी समझते हो ना, जिसकी सांद्रता पौधे की कोशिका से ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं अति पराशरी विलयन। तो अगर अति पराशरी विलयन में डाल दें तो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो पानी के अणु होते हैं ना, इसके अंदर जो पानी के अणु है वो निकल निकल के बाहर जाने लगेंगे। जो पानी का अणु है वो निकल निकल के बाहर जाने लगेगा, और जब पानी का अणु निकल निकल के बाहर जाने लगेगा तो कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लगेगा। कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लगेगा तो जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये कोशिका भित्ति से और दूर जाएगी। ऐसे फोटो देखो, समझ में आएगा ज्यादा क्लियर। ये देखो, ये पौधे की कोशिका है। अगर इसको अति पराशरी विलयन में डाल दें तो ये जीव द्रव्य सिकुड़ने लगेगा और जो प्लाज्मा झिल्ली है वो दो कोशिका भित्ति से दूर जाने लगेगी।
इस घटना को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। याद रहेगा। एक पॉइंट और, जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पौधे की कोशिका में नहीं पाई जाती, पौधे की कोशिका के अलावा कवक की कोशिकाओं में भी होता है और बैक्टीरिया में भी होता है, जीवाणुओं में भी होता है। यही वजह है कि अगर पौधे की कोशिका, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया को पानी में डाल दिया जाए तो पानी इनके अंदर जाएगा लेकिन ये फटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति काफी मजबूत होती है तो उसको फटने से बचा लेती है। ये डायग्राम आप देख के समझ सकते हो। ये पौधे की कोशिका है, ये आपकी कवक की कोशिका है और ये बैक्टीरिया है। अगर इन तीनों को पानी में डाल दिया जाए तो पानी अंदर जाएगा लेकिन ये तीनों फटेंगी नहीं। क्यों नहीं फटेंगी? क्योंकि चारों तरफ कौन है? कोशिका भित्ति है। ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, आप देख सकते हो। कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। समझ में आया? अगर इसको कम तनु विलयन यानी अल्प पराशरी विलयन में इनको डाल दें तो पानी अंदर जाएगा लेकिन इसकी कोशिका फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका में याद है कोशिका फट जाती थी। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारा कोशिका भित्ति भी कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, केंद्रक। केंद्रक मैंने बताया था कोशिका को नियंत्रित करने वाला सेंटर होता है। जंतु कोशिका में भी होगा, पौधे की कोशिका में भी होगा। याद आया? केंद्रक के चारों तरफ दो झिल्ली होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था। इसके चारों तरफ दो झिल्ली होती है, झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं और उस छेद से जो केंद्रक द्रव्य वो निकल के बाहर आ सकता था। याद आया कि नहीं याद आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी। केंद्रक की खोज किसने किया था? चलो कुछ कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको। केंद्रक, पहला पॉइंट ये याद कर लेंगे, इसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब लिखेंगे नहीं, अब समझ जाना। दूसरा, चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है? दो झिल्ली होती है। झिल्ली में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इससे क्या होता है? जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य वो निकल करके कोशिका द्रव्य में जा सकता है। ठीक। इसके अलावा मैंने बताया था केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। डीएनए के छोटे से टुकड़े को जीन कहा जाता है और जीन हमारे शरीर के लक्षणों को नियंत्रित करता है। याद आ गया होगा। फिर मैंने केंद्रक का कार्य बताया था, तो मैंने बोला था केंद्रक 3 काम करता है। केंद्रक के कार्य में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए होंगे। पहला कि ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, लेक्चर में जाके देख सकते हो। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। दूसरा क्या करता है? याद करो। तो दूसरा ये क्या करता है? कोशिका के विकास को नियंत्रित करता है, डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। और तीसरा क्या करता है? कोशिका द्रव्य में जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को भी ये नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक। तो केंद्रक में मैंने इतने पॉइंट बताए थे। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट आपको और बताया था कि केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, लेकिन गुणसूत्र पाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिस जगह गुणसूत्र पाया जाता है उस रीजन को, उस क्षेत्र को न्यूक्लियॉइड रीजन कहा जाता है। यहां जो यूकैरियोटिक कोशिका में यहां पर केंद्रक उपस्थित होगा, यहां पर केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली भी होगी। केंद्रक है तो केंद्रक झिल्ली भी होगी, सिंपल है। केंद्रक झिल्ली भी होगी और गुणसूत्र, यहां पर एक ही गुणसूत्र होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक। लेकिन यहां पर एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसमें सारे कोशिकांग, झिल्ली युक्त सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ एक ही कोशिकांग है, राइबोसोम, जो इसके अंदर पाया जाता है, वो भी उस पर झिल्ली नहीं पाई जाती। तो याद रखना कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें होंगे? यूकैरियोटिक में। किसमें नहीं होंगे? प्रोकैरियोटिक में। सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, आप जाके देख सकते हो।
एनसीईआरटी ने तो बाकायदे एक टेबल दे रखा है इस पे, ये देखो ये वाला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, जिसमें बताया है कि प्रोकैरियोटिक का साइज बहुत छोटा होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक का साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर, इसकी तुलना में काफी बड़ा होता है। एक गुणसूत्र होता है, एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। यहां पर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसके चारों तरफ झिल्ली भी पाई जाती है। यहां पर केंद्रक नहीं पाया जाता और झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। समझ में आया? तो इस तरह से केंद्रक भी कंप्लीट होता है। आते हैं कोशिका द्रव पे। कोशिका द्रव में कुछ ज्यादा दिया नहीं एनसीईआरटी ने, सिर्फ इतना लिखा है कि कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको कोशिका द्रव भी कहते हैं, काम खत्म। और उसी कोशिका द्रव में सारे कोशिकांग तैर रहे होते हैं, जिसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं। अब आते हैं अंतःप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में। अंतःप्रदब्बी जालिका का मैंने बारे में बताया था आपको कि पहला पॉइंट तो यह है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका, यह नलिकाओं का जाल होता है। नलिकाओं का जाल होता है, नलिकाओं का जाल जो पूरे कोशिका द्रव में फैला होता है। दूसरा पॉइंट, ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार का होता है? तो सुनो ध्यान से। एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ बोलते हैं? क्योंकि इस पर राइबोसोम पाया जाता है। अरे तो हिंदी बड़ी खतरनाक है। राइबोसोम पाया जाता है। इस पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसमें स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और राइबोसोम तो प्रोटीन की फैक्ट्री है, मैंने बताया था प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है राइबोसोम। तो जहां जहां राइबोसोम होगा वहां वहां क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा RER का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। यहां पर राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ तो बनाएगा। हाँ, लिपिड और वसा बनाता है, लिपिड और वसा बनाता है। याद रखना, ER कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, RER और SER। RER का काम प्रोटीन बनाना, SER का काम लिपिड और वसा का निर्माण करना। ठीक है, ये हमने पूरी कहानी सुना दी है, ये सब एनसीईआरटी में दिया है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, इसके अलावा एक पॉइंट और है। मैंने बताया था कि जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो एक्चुअली जो प्लाज्मा झिल्ली का प्रोटीन और लिपिड होता है ना, यही RER और SER मिलके बनाते हैं। RER ने क्या बनाया? प्रोटीन। SER ने क्या बनाया? लिपिड। और प्रोटीन लिपिड दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? झिल्ली। तो इस घटना को बोलते हैं झिल्ली जीवात जनन। ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ, ये देखो। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिकाएं झिल्ली को बनाने में सहायता करती हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि झिल्ली जीवात जनन क्या होता है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली का बनना झिल्ली जीवात जनन कहलाता है। और कौन सा कोशिकांग इसमें सहायता करता है? तो क्या लगाओगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें सहायता करता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इसका क्या काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, ER का कार्य क्या काम करता है, तो मैंने 4 पॉइंट समझाए थे आपको। कौन कौन से 4 पॉइंट? ध्यान से सुनेंगे शॉर्टकट में। पहला मैंने बताया था कि ये जो है ना, ये कोशिका का कंकाल बनाता है। कंकाल समझते हो ना? जैसे हमारा शरीर में जो हड्डी होती है वो हमको अंदर से सपोर्ट देती है, हमारे शरीर को अंदर से ताने रहती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक वैसे ही कोशिका द्रव के अंदर ये कंकाल जैसी संरचना बनाती है और कोशिका द्रव्य को सहारा देती है, कोशिका को अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये कंकाल बनाती है और कोशिका को अंदर से क्या देती है? सहारा, यानी कि सपोर्ट प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य में प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में यह रास्ता प्रदान करती है। तीसरा, केंद्रक में अगर कोई प्रोटीन केंद्रक से निकल के कोशिका द्रव्य में जाना है तो उसको भी यह रास्ता प्रदान करता है। तो याद रखना, अगर कोशिका द्रव्य में एक जगह से दूसरे जगह तक जाना हो तब भी यह रास्ता प्रदान करेगा, और केंद्रक से निकल के कोशिका द्रव्य में जाना हो तब भी यह रास्ता प्रदान करेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, उनको हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं, याद है। और जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें लीवर होगा। तो जो लीवर के अंदर, यानी जो कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी वर्टिब्रेट, कशेरुकी के अंदर लीवर होगा, यकृत होगा, यकृत के अंदर ACR होगा, और ये जो ACR है ना, ये विष और दवाओं
विष और दवाओं के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिटॉक्सिफिकेशन, यानी उसके जहर के असर को कम करता है। दवा के अंदर जो केमिकल है उसके जहर के असर को कम करता है। इसको बोलते हैं हिंदी में निराविषीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आसान भाषा में समझो, जहर के प्रभाव को कम करना, केमिकल के प्रभाव को कम करना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहर के प्रभाव को कम करने में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? तो जवाब होगा SER। किसका SER? यकृत का। और यकृत किसका? कशेरुकी का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं अगले कोशिकांग पे, जिसका नाम है गाल्जी बॉडी। गाल्जी का है, मैंने पहला पॉइंट आपको यही बताया था कि जो गाल्जी बॉडी होता है उसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था, और कैमिलो गोल्गी ने इसको खोजा था। थोड़ा पानी पी ले, मुंह सूख गया। गर्मी बहुत ज्यादा है तो वीकनेस भी काफी है। हाँ, गाल्जी बॉडी को गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था। कैमिलो गोल्गी ने किया था। और ये गाल्जी बॉडी होती क्या है? तो मैंने बताया था, ये चपटी चपटी संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर लगी होती हैं, पैरेलल लगी होती हैं। खास बात ये है ना, मैंने एग्जांपल भी दिया था जय बीरू की जोड़ी। जैसे फिल्मों में, 16 फिल्म में देखा होगा ना, जय बीरू साथ साथ हमेशा रहते हैं। वैसे ही क्वेश्चन पूछा रहता है कि कोशिका के अंदर कौन से ऐसे दो कोशिकांग जो हमेशा एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में, यानी हमेशा आसपास ही पाए जाते हैं। तो एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है गाल्जी बॉडी। ये दोनों हमेशा आसपास पाए जाते हैं, बिल्कुल। और क्यों पास पास पाए रहते हैं उसके पीछे मैंने लॉजिक भी बताया था जब फुल लेक्चर वीडियो बनाया था। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कच्चा माल बनाता है, प्रोटीन और लिपिड, और उस प्रोटीन और लिपिड को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? गाल्जी बॉडी। ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं गाल्जी बॉडी करता क्या है, ये देख लेते हैं जरा सा फटाफट। गाल्जी बॉडी के बारे में कहानी समझ में आ गई? थोड़ा बता दें आपको फटाफट। गाल्जी बॉडी शॉर्ट में जीबी, जिसकी खोज किसने किया? कैमिलो गोल्गी ने किया था। चारों तरफ झिल्ली होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, चारों तरफ झिल्ली उपस्थित होती है। किसके नजदीक पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समीप पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समीप पाया जाता है। क्या करता है ये? कार्य देख लेते हैं फटाफट फटाफट। कार्य देखो, इसका सबसे जो मेन काम है ना, सबसे मेन काम वो है कच्चा माल को पहले इकट्ठा करना, यानी संग्रह करना, स्टोरेज करना। फिर क्या करता है? उसका रूप बदल देता है, उसको बोलते हैं रूपांतरित करना। और फिर क्या करता है? उसकी पैकिंग करता है। पैकिंग, मैंने एक एग्जांपल दिया था इसको याद करने के लिए। हमने कहा था गाल्जी बॉडी का अगर काम याद करना हो तो चिप्स की फैक्ट्री वाला एग्जांपल याद रखो। चिप्स की फैक्ट्री में पहले आलू स्टोर किया जाएगा, फिर उस आलू का रूप बदला जाएगा, मतलब उससे चिप्स बनाया जाएगा। तो आपने स्टोरेज किया, फिर उसका मॉडिफिकेशन किया, यानी पहले संग्रहित किया उसको, फिर उसका रूपांतरित किया, और फिर क्या करेंगे? चिप्स के पैकेट में भर के बेच देंगे, उसकी पैकेजिंग कर दिया। तो आलू की जो चिप्स वाली फैक्ट्री है वो जो काम कर रही है ना, सेम वही काम कौन कर रहा है? गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी के चाहते हो को फंक्शन कभी ना भूले, तो आप ये एग्जांपल याद रखोगे तो कभी नहीं भूलेगा गाल्जी बॉडी करता क्या। ठीक, तो फिर से आते हैं, गाल्जी बॉडी क्या करता है? गाल्जी बॉडी कच्चा माल को संग्रहित करता है, रूपांतरित करता है और उसकी पैकिंग करता है। इसके अलावा यह सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। और एक और काम है इसका, लाइसोसोम का निर्माण भी ये करता है। लाइसोसोम क्या होता है अभी आगे पढ़ाएंगे, आपको पता भी होगा। आत्मघाती थैली कहा जाता है, पूरी कोशिका को ये गला के पचा सकता है, इतना खतरनाक होता है लाइसोसोम। तो ये थी गाल्जी बॉडी की कहानी जो आपको याद रखनी है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में फिर से वही कहानी है कि लाइसोसोम इसके चारों तरफ क्या झिल्ली पाई जाती है? हां बिल्कुल, इसके चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाती है। और लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सबको पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पाचक एंजाइम कौन बनाता है? RER बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पाचक एंजाइम बनाता है।
तो सवाल है कि सर लाइसोसोम करता क्या है, काम क्या है लाइसोसोम का? तो मैंने 4 काम बताए थे, अगर आपको याद हो तो। 4 बताए थे कि 3 बताए थे, याद करो। मैंने बताया था कि जो लाइसोसोम होता है, कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग काम नहीं कर रहा है, क्षतिग्रस्त हो गया है, मरमुरा गया है, तो उसका पाचन कर देगा, निपटा देगा उसको। अगर कोई जीवाणु या रोगाणु कोशिका के अंदर एंट्री कर गया है, जीवाणु या रोगाणु कोशिका के अंदर एंट्री कर गया, उसको भी पचा के निपटा देगा। लेकिन अगर कोशिका हमारी खुद ही संक्रमित हो गई है, या फिर काम कर नहीं कर पा रही है, या क्षतिग्रस्त हो गई है, तो फिर पूरा एंजाइम अपना निकाल देता है, कोशिका के अंदर रिलीज कर देता है, और पूरी कोशिका का ही पाचन कर देता है। यानी जिस घर के अंदर लाइसोसोम है ना, उस घर को ही ब्लास्ट कर दिया इसने। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइडल बॉम्ब बन गया ये। तो समझ में आया? तो ये है लाइसोसोम की कहानी जो आपको याद रखनी है। तो कहानी समझ में आ गई पूरी, लाइसोसोम क्या क्या करता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। पहला पॉइंट मैंने बताया था, इसके चारों तरफ एक नहीं 2 झिल्ली पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 झिल्ली पाई जाती है। सबसे जो बाहर झिल्ली होगी उसको बाहरी झिल्ली बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन खास बात यह कि जो बाहरी झिल्ली होती है वो सपाट होती है, फ्लैट होती है। लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है ना, वो मुड़ी हुई होती है, उंगली के समान संरचनाएं बनाती है मुड़ मुड़ करके। सवाल ये होता है कि क्यों मुड़ी होती है? इसलिए मुड़ी होती है ताकि उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए। इससे क्या फायदा होगा? सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनेगा। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी ऊर्जा का सिक्का होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है। इसका मेन काम होता है ऊर्जा को स्टोर करना। तो ये एटीपी करता है क्या है? तो ये एटीपी 2 चीजों में सहायता करता है। एक तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, यांत्रिक कार्य कर रहे हो, उसमें ऊर्जा चाहिए। जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे थे, पीछे पागल कुत्ता पड़ गया तो आपको भागना पड़ेगा, तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई नया यौगिक, अगर कोई नया यौगिक का निर्माण करना है तो वहां भी एनर्जी चाहिए, वहां भी एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव पाया जाता है, उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स याद रखना, ये नाम मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैंने सबसे लास्ट में एक पॉइंट आपको बताया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंग है। अद्भुत अंग है। क्यों अद्भुत अंग है? क्योंकि इसके अंदर इसके पास खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। खुद का डीएनए भी है, खुद का राइबोसोम भी है। जब खुद का डीएनए है तो ब्रेन से, सॉरी न्यूक्लियस से पूछना ही नहीं कि क्या करें क्या ना करें, भगवान ने खुद को उसको दिमाग दे रखा है। और खुद का राइबोसोम है तो अपने जरूरत की प्रोटीन तो वो खुद ही बना लेगा। तो ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्वायत्त अंग, ऑटोनोमस, किसी पे डिपेंड नहीं है, स्वायत्त अंग होता है, ऑटोनोमस कोशिकांग माना जाता है। बस इतना ही याद रखना आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इससे ज्यादा एनसीईआरटी में दिया है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना था मैंने सब बता दिया, ठीक। अब आते हैं अगली हेडिंग पे, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, हिंदी में बोलते हैं लवक। लवक क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जो लवक है ना, ये भी एक कोशिकांग है, लेकिन ये जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता। लवक 2 प्रकार का होता है, एक रंगीन लवक, चलो बताते जाते हैं फटाफट फटाफट फ्लो चार्ट की हेल्प से। सबसे पहला लवक, लवक क्या है? कोशिकांग है। लवक क्या है? कोशिकांग है। लवक है कोशिकांग। किसमें होगा बताओ? जंतु कोशिका में होगा? नहीं नहीं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। पौधे की कोशिका में होगा? हां, पौधे की कोशिका में होगा। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है रंगीन, एक होता है रंगहीन। तो जो रंगीन होता है उसका एक नाम है, क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। और जो रंगहीन होता है उसको बोलते हैं अवर्णी लवक।
वर्णी लवक को ही एक नाम और दिया गया है, क्रोमोप्लास्ट। अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में लिखा हो हमने। और अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। सवाल है कि सर इनका काम क्या है, क्या करते हैं ये? तो सुनो, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये या तो स्टार्च इकट्ठा करता है, या तेल इकट्ठा करता है, ऑयल या प्रोटीन को इकट्ठा करता है। और ये पौधे के उस भाग में पाया जाएगा जो या तो रंगहीन होगा या तो सफेद होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मूली में कौन सा लवक पाया जाता है, तो क्या जवाब होगा? ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये हरी सब्जियों हरे फलों में पाया। जैसे कहा जाए गाजर में कौन सा लवक है, तो क्रोमोप्लास्ट। टमाटर, लाल टमाटर में कौन सा लवक है, तो क्रोमोप्लास्ट। अगर इसी क्रोमोप्लास्ट में एक चुटकी हरा रंग यानी कि क्लोरोफिल डाल दिया जाए, एक चुटकी सिंदूर नहीं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो वो वाला सिंदूर नहीं है, ठीक है। एक चुटकी हमने क्या डाल दिया, क्लोरोफिल डाल दिया, तो अब यही कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इसका नाम हो जाएगा हरित लवक। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करने में सहायता करता है, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो हमको जो पढ़ना है वो हरित लवक के बारे में ही पढ़ना है। तो हरित लवक के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो सुन लो क्या पढ़ना है हरित लवक के बारे में। पहला पॉइंट, चारों तरफ 2 झिल्ली होती है। मैंने बोला भी था जब भी कोई कोशिकांग पढ़ो तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखो, चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है, 2 झिल्ली होती है। यहां भी वही हाल है, एक आउटर बाहरी झिल्ली, एक इनर आंतरिक झिल्ली। लेकिन यहां खास बात है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी झिल्ली फ्लैट थी, चपटी थी, यहां भी चपटी होती है। वहां पे अंदर वाली झिल्ली मुड़ी हुई थी, यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां ये भी चपटी होती है। दूसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव पाया जाता था, इसके अंदर भी द्रव पाया जाता है। उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। अंग्रेजी देख के भड़कना नहीं, हिंदी में भी स्ट्रोमा ही बोलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस स्ट्रोमा में सिक्के की ढेर की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस सिक्के के ढेर को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। सिक्के के ढेर को ग्रेना बोलते हैं। लेकिन एक सिक्के को थैलेक्वाइड बोलते हैं। तो कोई हिंदी गड़बड़ हो सकती है, अंग्रेजी एकदम सही है। थैलेक्वाइड पर, और इसी थैलेक्वाइड पे क्लोरोफिल का जो अणु होता है वो चिपका होता है। याद आया क्लोरोफिल, एक चुटकी हरा रंग, हाँ वही क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करता है। जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसको ये कैप्चर करता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। बस इतना ही दिया है एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा दिया ही नहीं। और लास्ट में वही पॉइंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंग था, हरित लवक भी एक अद्भुत अंग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है, हरित लवक के पास भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसलिए हरित लवक भी एक अद्भुत अंग या स्वायत्त कोशिकांग माना जाता है। हरित लवक की कहानी समाप्त होती है। इतना एनसीईआरटी में दिया है, आप पढ़िएगा, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में दिया नहीं है और ना एग्जाम में इससे ज्यादा पूछा गया है। अगली हेडिंग है रिक्तिका, वैक्यूल। रिक्तिका को हिंदी में रसधानी कहते हैं। खास बात यह है कि जंतु कोशिका और पौधे की कोशिका दोनों में पाई जाती है। अगली हेडिंग हमारी है रिक्तिका। देखो स्पीड से इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि मैंने पहले बोला था ये रिवीजन वीडियो है, विजन वीडियो नहीं है। विजन करना हो तो लेक्चर देखो, रिवीजन करना है तो 1 शॉट वीडियो देखो, ठीक। रिक्तिका, तो बताओ रिक्तिका किसमें होगी? क्या जंतु कोशिका में होगी? हाँ जंतु कोशिका में होगी। क्या पौधे की कोशिका में होगी? हाँ पौधे की कोशिका में भी होगी। तो अंतर कुछ है क्या? हाँ अंतर है। जंतु की कोशिका में छोटी छोटी होंगी, लेकिन पौधे की कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है, और कभी कभी तो इतनी बड़ी होती है कि 50 से 90% आयतन अकेले यही घेर लेती। कौन? रिक्तिका। तो सवाल है सर रिक्तिका के अंदर पाया क्या जाता है? पानी पाया जाता है क्या? नहीं, पानी नहीं पाया जाता, द्रव पाया जाता है, रस पाया जाता है, ऐसा समझो। रस का मतलब क्या हुआ सर? रस का मतलब होता है पानी तो होगा, साथ में उसमें कुछ विलेय भी होगा। विलेय याद है ना, जिसको पानी में घोला जाए उसको क्या बोलते हैं? विलेय।
तो सर कौन कौन सा विलेय पाया जाता है? 4 विलेय एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी कहती है इसके अंदर शुगर पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है। शर्करा घुला हो सकता है पानी में, शर्करा घुला होता है, घुला हो सकता है नहीं, शर्करा घुला होता है। अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन होता है और कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल होता है, ये सब घुला होता है किसमें? रसधानी में, रस में उपस्थित होता है। तो सर ये करता क्या है? तो देखो ये इसका काम होता है कोशिका को ताने रहना, अंदर से ताने रहती है, उसको सहारा देती है, इसको स्फीति कहा जाता है। और जब अंदर से ताने रहेगी कोशिका तो बाहर से कोशिका कोई दबाएगा यानी टच करेगा तो वो कठोर लगेगी। तो कुल मिलाकर रसधानी जो है वो कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली यही वर्ड इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हो। देखो यहां लिखा हुआ है, ये कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। बाकी जितना है मैंने सब बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें विशेष प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है। जैसे अमीबा है तो अमीबा में खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी पाई जाती है। जैसा मैंने बताया था ना कि अमीबा का शेप हर समय बदलता रहता है। जैसे ही भोजन संपर्क में आएगा स्यूडोपोडियस उसको घेर के एक रिक्तिका बनाएगा और उस रिक्तिका के अंदर भोजन उपस्थित, इसलिए उसको खाद्य धानी या खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। ऐसे ही पैरामीसिया, मिसी के खानदान का जंतु है, वो भी एक कोशिकीय है। उसमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो पानी की मात्रा को कंट्रोल करती है। ये दोनों चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहां पे। ये दोनों चीज एनसीईआरटी में दी है, देखो यहां लिखा है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा में खाद्य रसधानी पाई जाती है और कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां पाई जाती हैं जो जल को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है। खत्म, बस लास्ट टॉपिक कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है तो मैंने पूरी कहानी समझाया था आपको, बड़ी जल्दी लास्ट हेडिंग आ गई। 46 मिनट, 40 नहीं 43 मिनट, वेरी गुड। आओ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा। कोशिका, देखा पूरा कोशिका समझने में 5 घंटे लगे, ज्यादा ही लगा होगा, 5 घंटा लगा लगभग। लेक्चर वाइज वीडियो देखोगे 5 घंटे की लगभग है वो, लेकिन कोशिका को रिवाइज करने में देखा 45 से 50 मिनट लगा। तो ये फायदा होता है, अगर आपका विजन क्लियर है रिवीजन फटाफट होता चला जाएगा। इसलिए फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आता है, चैप्टर पे कमांड है, तब तो 1 शॉट वीडियो देखो। लेकिन अगर चैप्टर पे कमांड नहीं है तो फिर आपको लेक्चर वाइज वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, लेक्चर वाइज वीडियो में मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन करा दिया है, इसलिए 1 शॉट वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर नहीं किया है, हमने सिर्फ फटाफट फटाफट सारे पॉइंट को कवर किया है। समझ में आ रहा ना? हाँ ठीक, आते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, पहला पॉइंट ये क्या होता है सर? कोशिका विभाजन क्या मतलब होता है? तो बहुत सिंपल परिभाषा है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का बनना, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का बनना क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन कहलाएगा। सिंपल। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस। एक होता अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस। और जरा इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं समसूत्री पे। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं, 4-4, 5-5 पॉइंट दिए हैं बस। समसूत्री, समसूत्री में पहला पॉइंट, ये तो पता है सर कोशिका विभाजन होता है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। बनती कितनी है? तो सुनो, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से, चलो फोटो बना देते हैं, एक कोशिका है, इससे 2 कोशिका बनेगी। जो पुरानी कोशिका है उसको बोलते हैं मातृकोशिका, मातृकोशिका। और जो नई बनती है उसको बोलते हैं पुत्री कोशिका, मदर सेल, डॉटर सेल।
तो अगर एक कोशिका से दो कोशिका बनती है उसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें गुणसूत्र 46 है, इसमें भी गुणसूत्र 46 ही होंगे, बराबर बराबर बंटवारा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, हमारे शरीर में कहां होता है? हर एक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में यह विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिका में यह विभाजन होता है। सर कोई अपवाद है? हाँ अपवाद है, सेक्स सेल को छोड़ करके, जनन कोशिकाओं को छोड़ करके, जनन कोशिकाओं को छोड़ दो, इसमें नहीं होता, बाकी सब में होता है। कब होता है सर ये विभाजन? हाँ तब होता है जब हमारे शरीर को वृद्धि करना हो। छोटा बच्चा जब बड़ा बच्चा बनता है, मतलब छोटा बच्चा जब वृद्धि करके बड़ा होता है तो उसमें कोशिका का आकार नहीं बढ़ता है, कोशिका की संख्या बढ़ती है। इसके अलावा अगर कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, जिसको बोलते हैं ऊतकों की मरम्मत करना, ऊतकों की मरम्मत, रिपेयर करना। मान लो आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए, वहां की कोशिका डैमेज हो जाए, तो फिर वहां पर नई कोशिका बनेगी जो पुरानी वाली को हटा करके नई वाली वहां पर आ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ऊतकों की क्या करता है? ये मरम्मत करता है। बस इतना ही पढ़ना है समसूत्री के बारे में। अब आ जाओ अर्धसूत्री पे। अर्धसूत्री की कहानी क्या है सुन लो। अर्धसूत्री विभाजन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मियोसिस। समसूत्री में एक से कितनी कोशिका बनी थी? दो ना। अर्धसूत्री में एक कोशिका से पहले बनती है दो कोशिका, फिर इनसे बनती है दो दो कोशिका, तो फाइनली कितनी बन गई? चार कोशिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक से कितनी बनती है? चार। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें गुणसूत्र 46 हैं तो पहले तो 46 ही बढ़ते हैं, बाद में ये 23 हो जाते हैं। तो बताओ गुणसूत्र वही रहा कि आधा हो गया? आधा हो गया, इसलिए नाम पड़ गया अर्धसूत्री विभाजन। और फिर से वही बात है, समसूत्री कहां होता था? प्रत्येक कोशिका में होता था। यह प्रत्येक कोशिका में नहीं होता, यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। यानी जो कोशिकाएं शुक्राणु या अंडाणु बनाती हैं, स्पर्म और ओवा बनाती हैं, उन कोशिकाओं में यह होता है कौन? अर्धसूत्री विभाजन। सब कोशिकाओं में नहीं होता। तो इस तरह से कोशिका का पूरा चैप्टर हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।